This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः श्रावण कृष्ण नवमी दिनांक 31 अगस्त 2021 चरक मीमांसा अध्याय 1 रस विमान शंखं चक्रं जलकान्दततन्तचकृतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे याद्येहि पूजिता आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोतुः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तस्मात् दोषातिमान ज्ञानार्थम विमानस्थान उपेक्षा मोहनिवेश। तो इसलिए दोषातिमान के ज्ञान के लिए ये विमान स्थान मैं बता रहा हूँ कि अग्निवेश। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोषातिमान के ऊपर चिकित्सा निर्भर इस प्रकार की है और इस मान का अगर पता नहीं चले तो वो व्याधि निग्रह करने में समर्थ नहीं रहेगा। और यही हमारा सर्वांगीण दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच इस प्रकार का है। और ये आयुर्वेद की खासियत है। अभी जो मैं मराठी में सीरियल चला रहा हूँ, सीरीज ऑडियो की, आयुर्वेद एक पूर्ण शास्त्र इस प्रकार, उसमें ये सर्वांगीण दृष्टिकोण सबसे अहम इस प्रकार का है। और उसको छोड़ेंगे तो हम आयुर्वेद को ही छोड़ेंगे। तो सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि हमें किसी न किसी तरीके से हमारा जो वैशिष्ट्य है, हमारी जो अलगता है हमारे शास्त्र की, उसको टिकाए बनाए रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तत्रादौ रसद्रव्य दोष विकार प्रभावान लक्ष्यामः। तो उसमें पहले रसद्रव्य दोष विकार इनके प्रभाव के बारे में बताएंगे। तो रस दोष और द्रव्य, रस द्रव्य और दोष और विकार, ये कॉम्बिनेशंस काफी होंगे इसमें। लेकिन शुरू में जो दिया है वो रस का द्रव्य से, रससा रस का दोष से और रस का विकार से, और फिर द्रव्य का भी दोष से विकार से इस प्रकार का संबंध किस प्रकार का रहेगा, और दोष का विकार से संबंध किस प्रकार का रहेगा। इनमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस काफी
इस प्रकार के हो जाते हैं। और ये एक तरीका है कि इस तरीके से बहुत सारे भावों को हम एक जगह कैसे सोचते हैं या किसी इकट्ठा लाके किस प्रकार से सोच सकते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और समझ पाना भी काफी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, कोशिश तो करेंगे। रसास्तव षट मधुराम्ल लवण कुटतिक्त कषाया। रस जो है वो 6 है, मधुराम्ल लवण कुटतिक्त कषाय। ते सम्यक उपयुज्यमानः शरीरं व्यापयन्ति नित्योपयुज्यमानास्तु खलु दोषप्रकोपाय उपकल्पन्ते। तो उनका सही ढंग से अगर प्रयोग होता है तो वो शरीर का यापन करते हैं, स्वास्थ्य बना के रखते हैं और वही टिकता रहता है इस प्रकार से। लेकिन अगर मिथ्या इस प्रकार का उपयोग उनका किया गया रसों का, तो खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते, तो ये दोष प्रकोप के लिए कारण हो जाता है। यहाँ एक अहम मुद्दा है कि क्षयस्थान च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति। क्षय स्थान और वृद्धि ये दोषों की 3 प्रकार की गति है। इसमें स्थान ये भी गति है। गति है तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव होते रहते हैं, आगे आगे बढ़ता रहता है। तो काल की सापेक्ष हमारी आयु आगे आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसमें भी अगर संतुलन बनाए रहता है तो फिर स्वास्थ्य भी बना रहता है। और ये संतुलन किनका है? तो दोषों का संतुलन। तो स्वास्थ्य ये स्टैटिक एंटिटी बिल्कुल नहीं है, डायनेमिक एंटिटी। और ये सबसे अहम मुद्दा है। हम समझेंगे कि अभी मेरा स्वास्थ्य है, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा और मेरा स्वास्थ्य बना रहेगा, ये बात नहीं है। तुम्हें स्वास्थ्य टिकाने के लिए या वर्धन करने के लिए भी प्रयास करने पड़ेंगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये बात नहीं चलेगी। दिनचर्या वगैरह जो बातें हैं वो उसको भली भांति निभाना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और पूरा समाज इसके बारे में अभी जागरूक इस प्रकार का नहीं है। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो ही वैद्य की सलाह लेनी है, डॉक्टर के पास जाना। और वो भी सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाए तो फिर आश्वस्त हो जाना है कि बस मेरा स्वास्थ्य हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया था, टैबलेट ले लिया और आपकी बीपी नॉर्मल हो गया। तो ये तरीका है ही नहीं। क्यों बीपी बढ़ा, क्यों स्वास्थ्य बिगड़ा, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है इसके बारे में। और फिर उसके मुताबिक कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना, और चाहे पंचकर्म या रसायन वर्गीकरण इस प्रकार की चिकित्सा ले लेना या रोग की चिकित्सा ले लेना, यह आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और जब फिर से स्वास्थ्य प्राप्त होगा तो उसको बनाए रखना है, या ऐसी नहीं स्थिति अभी स्वस्थ हो गया बस अभी कुछ करने का नहीं है। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए भी कंटिन्यूअस एफर्ट्स चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं करेंगे तो ठीक ठाक रहेगा इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि सम्यक उपयुज्यमानः शरीरं व्यापयन्ति। अगर ठीक तरीके से उनका प्रयोग हो रहा है तो वो शरीर का यापन इस प्रकार का करता है, कर सकते हैं। रक्त तपासणी करून दोषांचे प्रमाण काढता येऊ शकेल का? जसे एओसिपिन वाढल्यास पेशंटला कोरडा खोकला जायचा। इसके बारे में मैंने काफी बार बहस की है कि वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट रक्त, ये ग्रंथों में बताया गया है, उसके लक्षण दिए हैं। उसमें अगर बढ़ोतरी होती है, उसमें अगर कुछ बदलाव आते हैं तो हम वातदुष्ट करेंगे, इसको कहेंगे वातदुष्ट रक्त, पित्तदुष्ट रक्त। पहला जो है वातजुष्ट है, वात से जुड़ा है।
और सुश्रुताचार्य ने जो सिराओं की प्रविभक्ति बताई है, इसमें वातजुष्ट 175 सिरा, पित्तजुष्ट 175 सिरा, कफजुष्ट 175 सिरा और शेष शुद्ध रक्त के लिए 175 सिरा, इस प्रकार का वर्णन। हाँ, जुष्ट म्हणजे जोड़ने के लिए। तो ये सिराओं के द्वारा दोष शरीर में फैलते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संचरित वायु, इस प्रकार का सूत्र है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये नॉर्मल सी है, प्रकृत स्थिति है। इस प्रकार से अगर वो जाता है, लेकिन उसी बात में अगर विकृति निर्माण हो गई, उसकी बढ़ोतरी हो गई या गुणों में परिवर्तन आ गया, रुक्षता बढ़ गई या लघुता बढ़ गई वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, तो वही वात दुष्ट रक्त हो जाएगा और फिर वो विकारों का निर्माण करेगा। इनके अलावा शुद्ध रक्त भी होता है। तद विशुद्ध निबंधनम बलवर्ण सुखाय नित्य प्राणिनम प्राणा अनुवर्तन। तो 175 सिरा ये जो शुद्ध रक्त का वहन करने इस प्रकार की है। उनमें से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? तो तस्याशिताजाद आहारात बलम प्रविष्य वर्धते। साथ में ले लेता हूं। देशकालोकसात्म्यानं विधि संप्रकाशितः। पहला चरण विधना शोणितम जातम शुद्धम नोति देखना। तो विधि से अगर उत्पन्न होता है रक्त तो शुद्ध होता है, और फिर वात पित्त कफ से जुष्ट भी होता है, और वो अपने अपने सिराओं के द्वारा पूरे शरीर में फैल कर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। मैं जो अभी सीरियल कर रहा हूँ, ऑडियो सीरियल, उसमें 3 अंतर्मुख स्रोतस है, प्राण, उदक और अन्न, और 3 बहिर्मुख है, मूत्र, पुरुष और स्वेद, और बाकी सब अभ्यंतर इस प्रकार के हैं। तो प्राण, उदक और अन्न ये तीनों पर पूरा व्यापार अवलंबित इस प्रकार का है। तो इनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और उसका पहला असर इस प्रकार से रक्त के ऊपर होगा। तो आयुर्योग संकल्पना में मैं कल्पना कर रहा हूं कि इनहेलेशन में जब हम श्वास लेते हैं तो अंतकुंभक जैसी प्रक्रिया होती रहती है, डायफ्राम नीचे आ जाता है, और वहां पे आप जब अंतकुंभक करते हैं तो वो वायु शरीर में फैल जाएगा, और जब एक्सहेलेशन करते हैं उसमें बहिकुंभक करते हैं तो शरीर से वायु फेफड़ों में इस प्रकार से आ जाएगा, और ये डायफ्राम नाभि तक नीचे आ सकता है, और वहां एक सिराओं का जाल इस प्रकार का है। तो यहाँ वायु का आदान प्रदान हो सकता है, जो अभी एलोपैथी में अल्वियोलय में ये वायु का आदान प्रदान इस प्रकार का होता रहता है, ऐसा बताया कि जो टिश्यू रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ है वो हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर हृदय में पहुंचता है, हृदय के जरिए फुफ्फुस में आता है, और फिर बाहर निकाला जाता है और शुद्ध हवा अंदर ली जाती है। तो उसमें से जो प्राणवायु है वो अपनी हीमोग्लोबिन बन के पूरे शरीर में जाता है और टिश्यू रेस्पिरेशन चलता है। ये न प्राणिना प्राणंती, जिसके जरिए सभी जीव जीवन का अनुभव करते हैं,
वो वायु है वास्तव में। और इस प्रकार से प्राणवाह स्रोत से एक अलग स्रोत है कि जिसके जरिए ये अभ्यंतर लिया जाता है और उसका संबंध देश काल उपसाथ में इस प्रकार का अगर है तो विशुद्ध रक्त निर्माण करना इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए हमारे यहाँ प्राणव स्रोत का मूल स्थान हृदय मूल महास्रोत इस प्रकार का होता है। ये तो बड़ा अजीब है कि हृदय और महास्रोत ये कहाँ पे आए यहाँ से। तो हम देखते हैं कि जब भी मानसिक स्थिति बदलती है, चिंता, शोक, क्रोध वगैरह वगैरह, तो पहला परिणाम उसका श्वसन होता है, श्वसन बिगड़ जाता है। और इसलिए कहते हैं कि आप शोकावस्था में है, आप क्रुद्ध है, आप और कुछ डिप्रेस वगैरह इस प्रकार के है, तो प्राणायाम करो, दीर्घ श्वसन करो। दीर्घ श्वसन करेंगे तो धीरे धीरे ये मानसिक स्थिति बदलेगी। और जो हम इस क्रोधावस्था में करने जा रहे थे, जो बोल रहे थे, उस पर हम काबू करेंगे इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक तो देश काल उपसात्म्य ये हमारा होना चाहिए, ये अहम मुद्दा है। और फिर वात पित्त कफ वैसे भी आहार के परिणमन के समय में निर्माण होने वाले हैं। प्रथम अवस्था पर, द्वितीय अवस्था पर, तृतीय अवस्था पर जो मधुर अम्ल और कटु इस प्रकार के 3 अवस्था पर बताए गए हैं, उसमें दोषों की निर्मित होती रहती है। और ये दोष भी रक्त से दुष्ट हो जाते हैं, जोड़ लेते हैं, और वो अपने अपने तरीके से पूरे शरीर में करके सिराओं के द्वारा अपना अपना प्राकृतिक कार्य है जो वो बनाते रहते हैं। और विधि का अगर शोणित निर्माण होता है, विधि से शोणित निर्माण होता है, तो वो विशुद्ध होता है। वो इस प्रकार से शरीर में फैलता रहता है। तो मेरे ख्याल में प्राण, उदक और अन्न ये 3 महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। शरीर में जो भी जाने वाला है ये इनके जरिए जाने वाला है इस प्रकार का। चौथा एक है त्वक, जो अभ्यंग वगैरह के जरिए तेल वगैरह को अंदर घुसने देती है। लेकिन ये 3 अहम है और उनका कार्य ठीक तरीके से चलता रहे तो स्वास्थ्य बना रहेगा। और शरीर में जो भी भाव निर्माण होने वाले हैं वो सभी इन्हीं के जरिए निर्माण होंगे। ये अहम मुद्दा इसमें है। आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव, सभी शरीर जो है वो आहार संभव है। और इसलिए अंदर डालने के पहले विचार करना चाहिए ये उचित है या नहीं है। समीक्षा ही तो नष्टिया देहो ये आहार संभव। मोएले कहा करते थे कि अंदर डालने से पूर्व ही विचार करना चाहिए। एक बार अंदर डालेंगे तो निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो परिणत हो जाता है विभिन्न भावों में। अगर केवल दोषों तक ही परिणति है तो थोड़ा आसान है, पंचकर्म के जरिए दोषों को निकाला जा सकता है। लेकिन आगे चलकर धातुएं परिवर्तित हो गए, विकृत धातु बन गए, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। और हमारी सुधरने की शुरुआत फिर से जाठराग्नि से होगी और धीरे धीरे दोष धातु मल इनका साम्य निर्माण करना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और उसका एक गमक जो मल निर्माण होते हैं वो कैसे निर्माण हो रहे हैं ये देखना है। अगर वो अच्छी तरीके से निर्माण हो रहे हैं तो समझ लेना कि जो सार प्रोडक्ट है, धातु है उसके, वो ठीक तैयार हो रहे। ये मल अगर ठीक तरीके से निर्माण नहीं हो रहे, पुरुष मूत्र या फिर आगे तो ये
ये जो मल बताए गए धातु, वो अगर ठीक तरीके से निर्माण नहीं हो रहे तो समझ लेना चाहिए कि मूल पचन बिगड़ गया है, सार भाग भी निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। तो मेरे पास एक प्रतिशय का मरीज था और काफी प्रयास करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो कृश था और प्रतिशय की काफी तकलीफ थी। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे कान में भी ज्यादा मन निर्माण होता है क्या, बार बार कान साफ करना पड़ता है? तो सवाल सुन के ही बहुत खुश हो गया। जहाँ तक किसी डॉक्टर ने मुझे सवाल नहीं पूछा था, लेकिन ये बात सही है, मेरे कान में इतना मन निर्माण क्यों होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बार बार मुझे निकालना पड़ता है, 2-3 दिन के बाद मन निकालना ही पड़ता है। तो खमल ये मांस धातु का मल है और ये ज्यादा निर्माण हो रहा है और मांस क्षीण इस प्रकार का है। तो मैंने मांस तत्व उसको बना के दिया था और जैसे वो उद्गुरता आरंभ हुआ वैसे पुष्टि हुई और ये मल बढ़ना बंद कम हो गया, नॉर्मल मल निर्माण हो गया और प्रतिशय भी ठीक हो गया। तो देहो ही आहार संभव और बीच में यह अग्नि का फासला इस प्रकार का है। अब अगर इस प्रकार के किसी धात्वग्नि की दृष्टि है, उसके जरिए सार्किक विभाजन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो हमें उसके बारे में सावध होना जरूरी। तो ये मधुराम्ल लवण कटुतिक्त कषाय ये 6 रस है और अभी के विज्ञान में इन रसों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि एलोपैथी ने इसके बारे में कोई सोचा ही नहीं। तो अगर हम साइंटिफिसिटी ऑफ आयुर्वेद सिद्ध करना चाहते हैं, एक वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें आहार से रस का संबंध, रस का महाभूतों से संबंध, महाभूतों का शरीर से संबंध या दोषों से संबंध, ये बातें स्पष्ट करनी है कि आहार रस प्रधान इस प्रकार का है और रसों में दो दो महाभूतों का आधिक्य इस प्रकार का है और दोषों में भी महाभूतों का आधिक्य इस प्रकार का है। तो उसके जरिए कौन से रस से किस प्रकार के महाभूत या दोष बनेंगे के बारे में सोच सकते हैं और फिर उसके आधार पर निदान चिकित्सा कर सकते हैं। ये एक बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो इन 6 रसों का अगर भली भांति प्रयोग होता रहता है और योग्य मात्रा में प्रयोग होता रहता है तो शरीरम यापयन्ति, शरीर का यापन वो करते हैं। मिथ्या विपेज्यमानास्तु खलु दोष प्रकोपाय उपपद्यते। लेकिन उन्हीं का अगर गलत तरीके से प्रयोग हुआ तो दोष प्रकोप के लिए वो कारण इस प्रकार का हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि मॉडर्न में कोई खोज होती है तो हमारे बुजुर्ग या कुछ लोग कहते हैं हाँ ये तो हमारे आयुर्वेद में पहले से ही है, यहाँ पे ऐसा लिखा है वगैरह। तो ये बातें छोड़ो, क्योंकि ये बातें लोग मानने वाले नहीं है। वो बोलेंगे आप अगर आपके पास है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? जब हमने खोज की तो आपको पता चला कि हमारे पास भी है। तो जो अभी उनके पास नहीं है लेकिन हमारे पास है, इसमें रस एक प्रधान है और आहार एक प्रधान है। और जो मैंने अभी बात कही कि आहार, पानी और वायु, ये 3 शरीर में घुसने वाले पदार्थ इस प्रकार के हैं, अंदर जाने वाले पदार्थ हैं। तो उन सभी के बारे में हमें थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। पानी के बारे में काफी बहस है, आहार के बारे में काफी बहस ग्रंथों में है, वायु के बारे में उतनी बहस नहीं है, तो शायद वो योग से जोड़ेंगे। और ये जो नाभि में सिराओं का जालक है, चक्र है, ये जो ग्रंथों में वर्णन है ये वास्तविक है, ये एम्ब्रियोलॉजी का वर्णन है। और जब जन्म होता है
तो ये कार्य हृदय के जरिए होता रहता है और विक्षेपण होता रहता है रक्त का, ऐसा आधुनिक वैद्यक मानता है। लेकिन हमारे हिसाब में वो केवल रस के लिए है, रक्त के लिए नहीं है। ये बड़ी समस्या है। और रक्त की दृष्टि स्थानिक होती है, वहां स्थानिक उपचार है। जलों का उच्चारण हो, शिलागत हो, और दोषों को निकाल सकते हैं उसके जरिए, ये एक अहम मुद्दा है। तो तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रतिष्ठा चिकित्सा चिकित्सा पीछे बस्ती रह गई। बस्ती जो है वो आधी चिकित्सा या पूर्व चिकित्सा इस प्रकार से बताई गई है। तथा निजागंत विकारकारी रक्तौषध शिराव्य, और उसी प्रकार शिराव्य भी आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा। तो ये बात क्यों आई? अगर नाभि में जो शिराओं का जालक है वो जन्म के बाद रूडिमेंट्री रह जाता है, आगे उसमें कुछ नहीं होता है, बाकी सब फंक्शन जो टेक ओवर होता है वो हृदय के द्वारा टेक ओवर होता है और उससे रक्त विक्षेपण होता रहता है, ऐसा तो मॉडर्न एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कहना है। उससे बिल्कुल अलग आयुर्वेद का कहना इस प्रकार का है, और इसलिए शिराव्यध या आधी चिकित्सा है पूरी चिकित्सा है। वैसे वो वातजुष्ट पित्तजुष्ट वगैरह का रक्त वहन करती है, रक्त का वहन करती ही है, लेकिन दुष्ट रक्त का भी वहन करती है, जिसके लिए पृथ्वी आकाश जल आकाश अग्नि आकाश जल वायु इन कॉम्बिनेशन से रस क्यों नहीं बनते बताइए है। बाकी कॉम्बिनेशन से तो 6 रस हो गए। ये इस प्रकार के सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो सत्य स्थिति है वो आपके सामने है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस करके और कुछ बन सकता है क्या? ये थोड़ी अलग इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब हमारे सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें एक फॉर्मूला होता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से कम बात नहीं बनती। उनका सन्निवेश परमाणुओं का किस प्रकार से है उसके आधार पर द्रव्य बदल जाता है उनके हिसाब। और फिर उसके गुणधर्म वगैरह सब अलग इस प्रकार के हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो विचित्र प्रत्यार द्रव्य की बात कही गई है, सामान्यतः कर्म द्रव्यादिना पुनश्चित विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते। तो विचित्र प्रत्यय प्रत्यय के कारण उनसे आरब्ध जो द्रव्य है वो अलग हो जाता है इस प्रकार से। तो ये मामला काफी मुश्किल है समझने के हिसाब से। और जो कॉम्बिनेशंस महाभूतों का बताया है रसों के निर्माण के लिए, उसको भली भांति समझ लेना है कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होकर रसों का निर्माण इस प्रकार से होता है। वैसे ऋतुचर्या में विशिष्ट ऋतुओं में विशिष्ट रस का प्राबल्य बताया गया, और वो शायद उस ऋतु के अनुसार उन महाभूतों का प्राबल्य हो जाता है, और इसलिए उस रसों की निर्मित होती रहती है। और उसके मुताबिक दोषों में परिवर्तन आता रहता है, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। चक्र को प्रश्मा वायु ग्रीष्मादिशु चक्षुराशा श्लेष्मण शिशिरादिशु, ये जो बात बताई गई है, तो उनके आधार पर दोष वैषम्य किस प्रकार से निर्माण हो रहा है ये भी बात बताते हैं। तो फिलहाल जो बताया है, जिनके बारे में जानकारी दी है, उनको समझने की कोशिश करेंगे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। और दूसरे कई तरीके से इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्या, ये
ऑर्गेनिक केमिस्ट में झांक कर देखने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ नई बातें सामने आए। लेकिन आधुनिक फार्माकोग्नोसी या फार्माकोलॉजी वगैरह वगैरह और आयुर्वेदीय द्रव्य विज्ञान, इसका बेस ही अलग है। ये सबसे आम मुद्दा है। हमारा जो द्रव्य गुण विज्ञान है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल ज्यादा है, वनस्पति प्राणी इनका रोल ज्यादा है जो निसर्गतः उपलब्ध है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से सिंथेटिक द्रव्यों पर निर्भर इस प्रकार से है, और इसलिए मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए कीमतें कम होती है उसकी, और फिर ज्यादा प्रचलन में वो आ गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो महाभूतों के आधार पर अगर हम विश्लेषण कर पाएंगे किसी द्रव्य का, तो शायद उससे कौन सा रस प्रधान होगा वगैरह के बारे में सोच सकेंगे, और फिर दोषों पर उसका किस प्रकार से परिणाम होगा ये भी सोच सकेंगे। फिलहाल जो बताया गया है वो समझने की कोशिश करेंगे। और ये डायनेमिक कंडीशन है, बदलने वाली कंडीशन है। हमारे आहार में परिवर्तन हो गया, विहार में परिवर्तन हो गया, तो दोष धातु मल वगैरह पर भी परिवर्तन इस प्रकार का होगा, और पहले दोष में परिवर्तन आएगा, फिर बाद में धातुओं में परिवर्तन आएगा। लेकिन कारणों को ढूंढना जैसे ही एलोपैथी ने छोड़ दिया, तो ये धातुओं तक बहुत गहरा असर करने लगी, और कैंसर वगैरह सभी बीमारियां उसी का नतीजा इस प्रकार का है। तो इनमें 3 दोष है इस प्रकार के बताना, सहा रस है ये बताने के बाद दोषा पुनः त्रयो वातपित्त श्लेष्मा, दोष पुनः 3 है, एक वातपित्त और कफ। ते प्रकृतिभूताः शरीरोपकारका भवन्ति विकृतिमापन्नास्तु खलु नानाविधैर्विकारैः शरीरमुत्तापयन्ति। अगर वो प्रकृत इस प्रकार के है, प्रकृतिभूत है, तो शरीर पर उपकार करते हैं, स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। विकृतिमापन्नास्तु खलु नानाविधैः विकारैः शरीरमुत्तापयन्ति। लेकिन वो अगर विकृत हो गए तो विभिन्न रोगों से शरीर को पीड़ा देते। तो यही हमारा त्रिदोष सिद्धांत है, जो काफी अहम इस प्रकार का है। और इसमें एक खासियत ऐसी है कि वो किसी भी कालखंड में लागू होने वाला होता है तत्व ज्ञान, किसी भी कालखंड में इसको क्षति नहीं पहुंची, और इसीलिए आयुर्वेद शाश्वत है। अगर बदलने वाले सिद्धांत इस प्रकार के होंगे, बदलने वाले तत्व होंगे, तो फिर हमें बार बार रिव्यू करना पड़ेगा कि ये ठीक है नहीं है, अभी इसके बारे में कैसे सोचना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन रस 6 ही है और दोष 3 ही है। तो ये रस दोष संबंध अगर हमने पहली बार समझ लिया, तो सभी रोगों के बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पुलतांबे करके वैद्य थे, बासुरा और वो रखे चिकित्सक थे। तो पलटकर सर ने एक बार मुझे उनके पास कुछ कागज पहुंचाने के लिए भेजा। उनके सामने एक मरीज बैठा था, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे कि कितने प्रतिशत है ये कफत से होने वाला व्याधि है, और तुम्हारे आहार में मधुरा अम्ल लवण इनका सेवन ज्यादा करते हो और प्रतिपित्त कषाय बिल्कुल नहीं लेते हो, तो ये कारण है कि तुम्हारा कफ इस प्रकार से बढ़ता रहता है। तो ये सब छोड़ो,
और कटु पित्त कषाय आरंभ करो, वो संशोधन नहीं देते थे पित्त रस के लिए, या फिर करेला की सब्जी खाने के लिए कहते थे। मैं सेकंड ईयर में था तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये भी तरीका होता है रसों के आधार पर इसके पास। और उसका प्रतिद्वंद्वी जो है उसका प्रयोग फिर इस अवस्था में करना है ताकि वो दोष सामने पुनः प्रस्तुत। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हम रस को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे हालत होगी। तो कम से कम दोष ये संबंध जानने के लिए जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी बार खाता है, वगैरह वगैरह। तो आहार की विशेषायतन और आहार के बारे में पूरी जानकारी अगर हो तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार का प्रकोप हुआ होगा अंदर, इस प्रकार से। और फिर परहेज बताएंगे, फिर औषधियों का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो विकृतिमापन्नास्तु खलु नानाविधैः विकारैः शरीरम् उपतापयन्ति। जो अगर विकृत है तो विभिन्न प्रकार के विकारों से शरीर को पीड़ा देते हैं। तो इसलिए ये केस टेकिंग का एक अहम महत्व इस प्रकार का। और सम्यक उपयोग आहार का है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का। अगर मिथ्या उपयोग हो रहा है तो उसको पहले ठीक करना है, सम्यक योग के बारे में बताना है लोगों को, और फिर धीरे धीरे या स्वास्थ्य कम होता जाएगा और स्वास्थ्य जो है वो बढ़ता जाएगा, स्वास्थ्य निर्माण होगा और बढ़ता जाएगा। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें 6 रस और 3 दोष इनके बारे में सोचना है। वैसे मैट्रिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होंगी, उसमें तो संदेह नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम किसी न किसी तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं आहार का, कौन सा रस ज्यादा प्रमाण में जा रहा है, कौन सा कम जा रहा है, और फिर वो उस रस का सेवन किस काल में कर रहे हैं, भोजन में भी आदौ मध्य और अंत क्या लेना है। विशेषमोदकोत्कारिकादिकम् अद्यातर्कं गुरुस्थितं स्वादमन्तं स्थिरं निजमद्वाक्यग्नि की उस मुताबिक सेवन हो रहा है या अलग हो रहा है इसके पास। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के बारे में या रोग के बारे में सोचना है। और ये त्रिदोष सिद्धांत सचमुच एक अहम मुद्दा है आयुर्वेद सीखने वालों के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। और इसके जरिए अगर हम हमारी संप्राप्ति एस्टेब्लिश करते हैं पूरे विश्व में इन आधारों पर। अब लोग कहते हैं कि पंचमहाभूत वगैरह कैसे सिद्ध करेंगे, अभी है में या आधुनिक विज्ञान में काफी बहस हुई है। फिर भी बहुत सारा स्कोप आयुर्वेद के तरीके से इन सभी भावों को देखना एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और इसके लिए हमें प्रयास करते रहने पड़ेंगे। तो नानाविधैः शरीरैः विकारैः शरीरम् उपस्थापयन्ति तत्र दोषम् एकैकं त्रयस्त्रय रसा जनयन्ति त्रयस्त्रयेषु उपशमयन्ति। तो एक एक दोष को
तीन तीन रस निर्माण करते हैं और तीन तीन रस उसका शमन इस प्रकार का। तो यथा कटुतिक्त कषाया वातम जनयति मधुरामल लवणास्तु एवं शमयति। तो कटुतिक्त कषाय इस प्रकार के जो रस है वो वात को निर्माण करते हैं। अब हम जब पांचभौतिक संगठन देखते हैं इन रसों का, तो उसमें वायु निश्चित रूप से है, इसके साथ साथ में अलग अलग इस प्रकार के नाम होंगे। तो हमें उसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, और किस रस से किस प्रकार का वायु निर्माण होता है। कटु में वायु और तेज ये महाभूत है, कषाय में पृथ्वी और वायु है, और आकाश में वायु और आकाश है। तो इनसे निर्माण होने वाला दोष प्रकोप अलग अलग इस प्रकार का। मुसीबत यह है कि तस्मात् नैक रसं द्रव्य भूत संघात संभवात् नैक दोषास्ततो रोगाः। भूत संघात से उत्पन्न होने के जरिए एक रसात्मक द्रव्य है ही नहीं। जो हम एक रसात्मक कहेंगे उसमें भी अन्य रस थोड़ी मात्रा में उपलब्ध रहेंगे, उतनी जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में नहीं रहेंगे इस प्रकार से। तो एक रसात्मक द्रव्य नहीं मिलेगा, और फिर ये कॉम्बिनेशन वगैरह होकर किस प्रकार का रस प्रधान है, किस प्रकार के रस गौण है, उसके आधार पर स्वास्थ्य कैसा बना रहेगा या समदोष निर्माण होंगे या नहीं होंगे, ये सभी देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तथा कटुतिक्त कषाय वातम जनयति मधुरामल लवणास्तु एनम शमयति। तो कटुतिक्त कषाय रस वात का निर्माण करते हैं, और मधुरामल लवण इस वात को कम करते हैं। ये एनम जो पद है इसमें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर शीत गुण से वायु बढ़ा है तो उसको शमन करने वाला उष्ण होगा। अगर रूक्ष गुण से वायु प्रकोपित है तो स्निग्ध गुण देना है इस प्रकार से। अभी गुण भी अलग अलग नहीं दे सकते, जो कॉम्बिनेशन होता है गुणों का इस प्रकार से। सो रसों से जो बढ़े हैं उनके लिए विपरीत रस देना उचित इस प्रकार का। तो एनम यानी कि इस प्रकार का जो वाद जो कटु अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय रसों से निर्माण हुआ है, बढ़ा है, उसको शमन करने के लिए मधुर अम्ल लवण ये रस देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर कौन से द्रव्य अच्छे हैं, क्या है, बाकी संकल्प करना है, प्रदर्शन करना है, के बारे में सोच के किस द्रव्य का कहाँ पे प्रयोग करना है ये देखना है। तो रसों से उत्पन्न जो दोष है उनको रस विपरीत चिकित्सा ही चाहिए। गुणों से उत्पन्न जो दोष है उनको गुण विपरीत अन्य गुणों की विपरीत चिकित्सा चाहिए। मैंने एक केस बताई थी नालंद सर के यहाँ की, कि अमवात का मरीज था, सभी संधियों में सूजन जकड़न और शूल था, और अमीर आदमी था। तो वो बड़े अभिमान से कह रहा था गर्व से कि मेरा पूरा घर एसी है, मेरा ऑफिस एसी है, मेरी कार एसी है, तो मैं सिर्फ एक एसी से दूसरे एसी में चला जाता हूँ। और फिर उसने कहा कि मेरे पास दो बड़े रेफ्रिजरेटर हैं। तो नानंद सर ने पूछा कि क्यों दो? तो बोले एक में वो रेगुलर जो सब्जी वगैरह है वो रहती है, और दूसरे फ्रिज में जो उतना ही बड़ा है उसमें मैं कपड़े रखता हूँ, आइस कोल्ड कपड़ों का परिधान करता हूँ। आमवात का मरीज
और इस प्रकार से शीत सेवन करता है और आइस कोल्ड कपड़े पहनता है। बड़ी अजीब बात। तो नानद सर ने सुझाव दिया कि तुम ये सब एसी बंद कर दो, क्या हवा आने दो, धूप में जाओ और स्वेदन करना आरंभ करो इस प्रकार से। तो काफी सुधर गया। फिर बम्बई का पेशेंट था, वापिस जाना था, तो बोले मैं नाटक देखूंगा। आनंद सर ने कहा अगर जाना है तो करता केवल देवे जाना, बाल गंधर्व या स्मारक मंदिर में नहीं जाना। लेकिन फिर भी वो बाल गंधर्व में गया नाटक देखने रात। और नाटक जब खत्म हुआ तो उसको समझ में आया कि वो कुर्सी से उठ नहीं पा रहा। तो फिर रात 12 बजे नानद सर को फोन किया, उन्होंने उठाया। ये भी आश्चर्य की बात है। और फिर बोला ऐसा ऐसा है। तो बोले अभी मैंने बताया था कि तुम एसी में मत जाओ, हा? तुमने एसी थिएटर को चुन लिया। तो अभी पानी गर्म करके हॉट वाटर बैग या ऐसे कुछ भर के पानी लेके आओ और उनको सेक कर तो वो उठ पाएंगे और फिर घर में लेके जाओ। तो कारण किस प्रकार का? अगर शीत गुण कारण है तो उष्ण गुण की चिकित्सा देनी है, अगर रस कारण है तो विपरीत रस इस प्रकार का देना। उसके साथ में दवाइयों का प्रयोग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा करनी है। उसके पहले दोष प्रत्यनी की, रस प्रत्यनी की इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। और फिर जब ये सुधरने लगेगा तो बाकी गुणों के बारे में वगैरह इस प्रकार के सोचेंगे। कट्वं लवणाः पित्तं जनयन्ति मधुरतिक्त कषायस्तु एतच्छमयन्ति। तो मधुराम्ल नहीं, कट्वाम्ल लवण ये पित्त को निर्माण करते हैं और मधुर तिक्त कषाय इस प्रकार के रस से बड़े हुए पित्त का शमन करते हैं। मधुराम्ल लवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति कषायस्तु एनं शमयन्ति। मधुराम्ल लवण एक कफ का निर्माण करने वाले हैं और कषाय उसका शमन करने वाले इस प्रकार। तो रसों से अगर दोष बढ़े हैं तो रस ही देना उचित है, विपरीत रस देना ही उचित है। और उस प्रकार के दोष प्रकोप को रस ही शमन करेंगे। उसका दूसरे किसी गुणों से हम शमन करने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा और उसमें कमियां इस प्रकार की रहेगी। रसदोष संधिपाते तू ये दोषा रसाः ये ही दोषे समानुगुणाः समानगुणगोष्ठा भवन्ति तेतान् अभिवर्धयन् विपरीतगुणाः विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमानान्। तो रस और दोष इकट्ठा आने पर रस दोष संधिपात ये तू ये रसाः दोषे ही समान गुणा ये ही दोषे समान गुणा समान गुणाभ्यास भूयिष्ठावा अर्जुन। तो समान गुण या समान गुण भूमिष्ठ इस प्रकार के जो रस जिन दोषों के साथ होंगे वो उनको बढ़ाएंगे और विपरीत गुण या विपरीत गुण भूयिष्ठ वो शमन करेंगे अभ्यस्य माना। और इसमें एक अहम मुद्दा है कि अगर निरंतर अभ्यास चलता है, अभ्यास क्रिया, तो इसमें रुकावट वगैरह नहीं आने वाली है। अनियंत्रित चालू रहता है तो बात होती है कि ये दोषों का शमन इस प्रकार के करते हैं। इतर व्यवस्था है तो हो शक्नोमि उपदिश्यते रसानां परस्परेण असंसृष्टानां त्यक्त्वं च दोषः। और इसकी व्यवस्था ठीक हो इसलिए रस 6 है और दोष 3 है, ये बात बताई गई है। और परस्परेण असंसृष्टानां कि एक दूसरों से
मिले जुले ऐसा कहते हैं, केवल रस और उसका एक ही द्रव्य और उसका एक ही रस, ऐसी अगर स्थिति रहेगी तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। तो त्रित्वम च दोषाणाम विशिष्ट रसाचा विशिष्ट प्रतिद्वंद्व रस असतील का? स्वयंपाकात तिखट जास्त झालं, आंबट किंवा खारट मीठ घालतात, त्याचा विचार करत आहे। सुश्रुत में एक अध्याय है इसका रस प्रतिद्वंद्व के बारे में। लवण में पृथ्वी तत्व नहीं है, फिर भी कफवर्धक, और कषाय में पृथ्वी तत्व है, फिर भी कफ शामक। इसे इसे कैसे समझे? लवण में जल है महाभूत, उसके जरिए वो कफ का वर्धन करता है, और कषाय में पृथ्वी के साथ वायु है, तो वो कफ का शमन करता है। पृथ्वी उसमें ज्यादा बाधा नहीं रहती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। क्रमाचा विचार केला तर कटुरसाने वाढलेला वात मधुर रसाने शमन होईल, पित्तासाठी आम्ल आणि कषायासाठी लवण, असं स्वीकारता येईल का? नहीं बता सकते। बेटर ऑप्शन है सुश्रुत का जो अध्याय है रस के बारे में, सूत्रस्थान में ही है, वो पढ़े। वात पित्त दोन्ही वाढलेले असेल तर फक्त मधुर रसच चिकित्सा म्हणून चालेल का? येस, ये सही, लेकिन अग्नि का भी विचार करना चाहिए। In this Amvat case, if ginger juice is applied, can even that can give relief, right? With the same principle of Ushna and on शीत होगा, लेकिन एक विहारात्मक हेतु है, और अदरक हम लगाएंगे वो द्रव्यात्मक, इस प्रकार की चिकित्सा होगी। तो बेहतर ऑप्शन विहारात्मक चिकित्सा की जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार करें। कुठल्या द्रव्याचे वाढले याचा काही विचार महत्वाचा आहे की केवळ रसाचा? कुठल्या द्रव्याने वाढले, जसे देहानी दृष्टी असेल तर आम्हाला ती असे इतर द्रव्यांचा विचार, ये तो है। तो जिन द्रव्यों के आधार से ये रस बढ़े हैं और उसके जरिए दोष बढ़े, सीधा द्रव्य भी दोष को बढ़ावा दे सकता है, ये भी है। किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन च परम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेणैव किंचित, जो बात बताई, या उसका महाभौतिक संगठन और दोषों का महाभौतिक संगठन, ये अगर मिलते जुलते हैं तो भी वो दोषों को बढ़ा देंगे, ये भी बात है। तो इसलिए ये अभी बड़ी फैलेसी है एलोपैथी में कि डायबिटीज या किडनी पेशेंट के जो डाइट चार्ट दिखते हैं उसमें इतनी कैलोरीज देनी है, सुबह इतनी, दोपहर में इतनी वगैरह। तो इतनी कैलोरीज को पाने के लिए ये ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, इस प्रकार से बता सकते। और उसमें पोहा इडली से लेकर फिर भी होता है। इंडिविजुअल द्रव्य का किस प्रकार से काम होता होगा, और वो केवल कैलोरीज की आपूर्ति करने के साथ और भी कुछ काम करेगा क्या, ये देखना जरूरी है, लेकिन ये देखा नहीं, ये अहम मुद्दा है। तो ये एलोपैथी में डायटीटिक्स में काफी बड़ी समस्या है कि कैलोरिक वैल्यू पर ही सब निर्भर होता है, और पहले तो ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन इसके आधार पर होता था। अब कुछ हद तक उसके बारे में फिर से जानकारी आने लगी है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसके बारे में सोचना है। वात कफ दोन्ही वाढले असेल तर रसाचा कसा विचार करावा? ज्यादातर वीर्य का संबंध उष्ण वीर्य का उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, या दो रसों का उपयोग करना चाहिए। अगर मधुर और समझ लो कि कटु, इस प्रकार के दोनों का सेवन हो रहा है, और ये द्रव्य अच्छे नहीं है, या वात बढ़ रहा है, कब भी बढ़ रहा है, मधुर से वात का शमन होना चाहिए, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं हो रहा,
और कटु रस से कफ का शमन होना चाहिए, वो उतनी मात्रा में नहीं है इस प्रकार से। तो शायद इसके लिए कुछ तिक्त और अम्ल वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का सेवन होना चाहिए, ताकि ये बात हो सके कि दोनों का शमन इस प्रकार के हो रहे हैं। तो तिक्त रस स्वाद को बढ़ावा देने वाला है, तो उसके साथ में दूसरा कुछ रस हो जो वात का शमन करे, और साथ ही में जो कफ की बढ़ोतरी हो रही है उसको ज्यादा मात्रा में बढ़ाए। तो जो प्रभावात दोष शमन इस प्रकार के द्रव्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना कि हरितक्यामल की वगैरह इन प्रकार के बारे में सोचना कि जो दोषों को बढ़ावा नहीं देंगे लेकिन दोषों को कम कर देंगे। तो ये उनके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तिक्त उष्ण गुरुचि, हम अभी रसों का विचार कर रहे हैं, तो उष्ण वीर्य का मैं नहीं जिक्र कर नहीं रहा। यस्य रस विकल्पज्ञा सच्च दोष विकल्पविद रसमुह्यद विकारणाम हेतु लिंगोपशांतिषु, इसके आधार पर अगर हम रस विकल्पज्ञ हैं और दोष विकल्पज्ञ हैं तो शायद ये बात बनेगी किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना, रसों का प्रयोग करना है, इसके बारे में सोच सकते। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।